नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज से हम 9th क्लास के लिए साइंस की ऑनलाइन क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास रहेगी। इसके अलावा दोस्तों 9th क्लास के मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी इस चैनल पे हम करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास के बाद में आप मैथ की क्लास है वो भी जरूर देख लेना। दोस्तों, हमारी ये क्लास है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। हमारा मीडियम है वो हिंदी रहेगा। जहाँ पे भी एनसीईआरटी की बुक लागू हो रही है वहाँ पे सभी पे दोस्तों ये सिलेबस है वो यही रहेगा। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुक है वो लागू कर दी गई है, तो उसी के लिए भी हमारी ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सभी जगह एक ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े इससे पहले अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। ठीक है, आगे वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, आप अपने चारों ओर है वो कई प्रकार की वस्तुएं देखते होंगे। इनका आकार, आकृति और बनावट है वो सभी की अलग अलग होती है। जैसे अभी आप अपने मोबाइल से क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, इसी प्रकार आपके पास 9th क्लास की बुक होगी या किसी रजिस्टर के अंदर आप ये क्लास है वो नोट करेंगे। जहाँ पे भी आप बैठे होंगे, चेयर हो चाहे मेज हो बेड हो, ये सभी वस्तुएं ना दोस्तों, इन सभी का आप चीज नोट करे होंगे कि इन सभी का आकार, आकृति और बनावट है वो अलग अलग होती है। तो विश्व के अंदर प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। यहाँ से हमारे पास पदार्थ की डेफिनेशन आई है कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिए है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पदार्थ के कोई 5 एग्जाम्पल बताएं या 4 एग्जाम्पल बताएं, पदार्थ किसे कहते हैं इसे एग्जाम्पल से समझाएं। तो पदार्थ की डेफिनेशन होगी कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, एक पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं वो भी पदार्थ है। आपका पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये भी क्या है, पदार्थ है। आप बादल देखते हैं ये भी पदार्थ है। तारे देखते हैं ये भी पदार्थ है। पौधे, पशु, यहाँ तक कि दोस्तों आपका जो पानी है वो भी पदार्थ होता है, और पानी की जो एक बूंद है ना वो भी पदार्थ होगा। रेत होती है वो भी आपका पदार्थ होता है, और रेत का एक कण होता है ना दोस्तों, ये भी पदार्थ है। तो ये सभी की हमने यहाँ पे बात की है, सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। आप जिस मोबाइल से अपनी कक्षा देख रहे हैं, लैपटॉप से क्लास देख रहे हैं, वो भी क्या है, पदार्थ है। आप पेन का यूज करते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं, नोटबुक का यूज करते हैं, बैग का यूज करते हैं, बुक का यूज करते हैं, ये सभी की सभी क्या है, पदार्थ है। आप मेज पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, तो ये सभी की सभी क्या है, ये भी पदार्थ है। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जो ऊपर इन सभी पदार्थों की हम वस्तुओं की हमने बात की है, इन सभी का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ये सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। अभी आपका जो मोबाइल है वो आपका स्थान घेर रखा होगा, यानी जितने दूर के अंदर ये आ रखा है इसने स्थान घेरा है, तो ये आपका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, जितना स्थान घेरता है उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो ये दोस्तों बात हो गई कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ की एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, इन्हें 5 मूल तत्वों को हमने क्या कहा, पंच तत्व कहा गया है। आपने अक्सर इन पंच तत्वों के नाम सुने होंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पंच तत्व कौन कौन से हैं, इनके नाम बताइए। तो पंच तत्व है आपका वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये दोस्तों आपके 5 पंच तत्व हो गए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि पंच तत्व कौन कौन से है, तब ये आपको याद रहना चाहिए कि पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। ये आपके क्या होते हैं, पंच तत्व होते हैं। प्राचीन में दोस्तों भारत के जो प्राचीन दार्शनिक है उनकी ये अवधारणा थी या उनका मानना था कि जो सभी वस्तुएं हैं
ठीक है। अभी जिनको हम पदार्थ से मिलकर मान रहे हैं कि जो वस्तुएं सभी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, तो भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने माना कि जो सभी वस्तु होती है वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है, चाहे वो आपका कोई सजीव हो या निर्जीव हो। धारणा दोस्तों, भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अलावा जो यूनानी के दार्शनिक थे ना, यूनान के जो दार्शनिक थे, उनकी भी दोस्तों ये क्या थी, यही अवधारणा थी कि जो प्रत्येक जो वस्तु है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीता, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया। अब बात आई है कि भौतिक और रासायनिक ये होता क्या है। भौतिक दोस्तों किसी वस्तु के वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें आप देख के बता सकते हैं। यानी कि आपके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल है, इसमें क्या क्या देख के बता सकते हैं कि इसका रंग क्या है, इसका वजन क्या है, इसकी साइज क्या है। तो ये दोस्तों होती है क्या होते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। वही रासायनिक गुणधर्म इसके अंदर के जो क्या फीचर है, इसके सॉफ्टवेयर हो गए या ठीक है कोई और पदार्थ होते हैं जो इसके आंतरिक गुण होते हैं ना, वो रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो हमारा जो ये अध्याय है इसके अंदर हम पदार्थों के जो भौतिक गुणधर्म है ना, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंतर्गत, ठीक है, पदार्थों का भौतिक स्वरूप है। सबसे पहले दोस्तों ये बात आपको नोट कर लेनी है और आपको गांठ बांध लेनी है कि पदार्थ वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये लाइन है। ठीक है, जब भी आप पदार्थ के बारे में लिखो कहीं पे भी, तो ये आपको ये भी लिखना है कि पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है क्या, ये हमें क्रियाकलाप है वो करके बताएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा क्या वाक्य में ही पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है क्या। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। सतत का मतलब हो गया कि लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए ये पूरा लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये आपका जो टुकड़ा होता है वो पूरा एक समान होता है, यानी एक कॉर्नर से लेकर आपके दूसरे कॉर्नर तक ये लकड़ी का टुकड़ा है वो एक जैसा होता है, यानी सतत होता है। सतत जिसे इंग्लिश में हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, ये लगातार एक जैसा होता है। ठीक है, परंतु एक अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ है वो रेत के कणों की तरह, मतलब रेत की तरह छोटे छोटे कण होते हैं, उनके कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से यानी कि ये छोटे छोटे कण हो गए, इसमें इन कणों से मिलकर बने हुए होते हैं पदार्थ। ठीक है, आपको दोस्तों ये पता चल गया कि पदार्थ वो कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या वाक्य में होते हैं, इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। अपना क्रियाकलाप है कि आपको एक 100 मिलीलीटर का बीकर है वो ले लेना है। ठीक है, इस बीकर को आपको आधा है वो जल से भर देना है। ठीक है, आप एक बीकर ले लीजिए जिसकी क्षमता है वो 100 मिलीलीटर, इसके अंदर पानी आ सके। ऐसा आप एक बीकर ले लीजिए, इसको आप आधा भर दीजिए। आधा आपको भरने के बाद में जहां तक ये बीकर भरा गया है वहां तक आपको एक मार्क कर देना है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर 1-2 चम्मच या तो आप नमक मिला लीजिए या शर्करा के रूप में आप इसमें चीनी डाल दीजिए। ठीक है, चीनी डालने के बाद में इसको आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद में क्या इसका जो लेवल है, ठीक है, हमने 2 चम्मच 3 चम्मच इसमें चीनी मिलाई है। क्या चीनी मिलाने के बाद में इसका लेवल बढ़ा है क्या, मान लीजिए पहले इतना लेवल था, हमने 2-3 चम्मच चीनी मिला दी, क्या इसका लेवल, पानी का लेवल बढ़ा है क्या। ठीक है, ये आपको नोट करके कमेंट करके बताना है क्या वाकई में बढ़ा है क्या इसका। ठीक है, जल के स्तर में क्या आपने कोई बदलाव देखा है, या आपके अनुसार नमक शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब होगी। आपने काफी समय तक इसको मिलाया, मिलाने के बाद जो नमक शर्करा मिलाते हैं वो पानी के अंदर घुल जाता है, तो यानी कि जो नमक और शर्करा है वो गायब आ जाता है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आपको देखने को मिला है, इन सभी पे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमने परीक्षण किया, इसका क्या क्या निष्कर्ष निकला है। ठीक है, ये हमने क्रियाकलाप तो कर लिया, इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष क्या निकला है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्रियाकलाप से हमारे पास ये निष्कर्ष आ गया कि जो सभी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं, ये निष्कर्ष हमें कैसे निकाला कि अगर ये लकड़ी की तरह का सतत होता तो इसके अंदर है वो जल है, वो जल के अंदर नमक है वो कभी भी नहीं घुलता। ठीक है, ये हमारा जल क्या है, हमने बात की थी कि जल की एक बूंद है वो भी पदार्थ होता है, जल भी पदार्थ होता है, नमक भी पदार्थ होता है, चीनी भी हमारे पदार्थ है। ठीक है, अगर जल है यानी जल अगर पदार्थ है
ये सतत होता तो इसके अंदर नमक है वो कभी भी नहीं घुलता, लेकिन इसके अंदर नमक है और चीनी है वो तो घुल गई, तो यानी क्या है, सतत नहीं है। जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, किस प्रकार किया, ये हमने क्रियाकलाप किया पानी वाला, जिसके अंदर हमने नमक शर्करा मिलाई। ठीक है, ये पूरी की पूरी मिल गई, तो यानी ये सतत न होकर इसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर है वो पदार्थ बना होता है। जब हम नमक घोलते हैं तो नमक के जो कण है वो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर ये समावेशित हो जाता है। इन पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये भी हम आगे है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको यही समझना था कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ है वो सतत न होकर, पदार्थ की जो संरचना है इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, भाई ये कण तो छोटे छोटे होते हैं, कितने छोटे कण होते हैं। ठीक है, पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, ये कण है वो छोटे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कण है वो कितने छोटे होते हैं, तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप के अंदर हमने पोटेशियम के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में हमने घोल लिया, जैसा कि आप ये नीचे देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने एक बीकर लिया है, इसके अंदर 100 मिलीलीटर पानी है, इसके अंदर हमने पोटेशियम के 2 या 3 क्रिस्टल को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब डालने के बाद में दोस्तों आप डालेंगे तो ये पूरा का पूरा पोटेशियम जो परमैंगनेट हमने लिया है वो इसके अंदर मिल जाएगा। अब क्या करना है, इससे आपको 10 मिलीलीटर जल निकाल लेना है। ये मिलने के बाद की स्थिति है, इससे आपको 10 मिलीलीटर जल है वो निकाल लेना है। और आपको एक बक्से के अंदर एक बीकर और है, जिसके हमने 90 लीटर है वो जल ले रखा है। ये आपका सीधा जल है। ठीक है, पहले की तरह सीधा जल है, इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं मिलाया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो 10 मिलीलीटर इससे हमने निकाला है वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर ये कितना हो गया आपका 100 मिलीलीटर हो गया। अब क्या करना है, इससे हमें 10 मिलीलीटर और निकाल लेना है। फिर हम एक और लेंगे बीकर, जिसके अंदर आपका 90 मिलीलीटर पानी है, इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये हम डालते जाएंगे ना, इस प्रक्रिया को हम 5 से 6 7 8 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो हम देखेंगे कि जल है वो अभी भी रंगीन है वो बना हुआ है। यानी आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, पहले एक सादा पानी था जिसके अंदर हमने पोटेशियम के 2 या 3 क्रिस्टल डाले। ठीक है, तो ये पानी क्या हो गया, गहरा लाल हो गया। ठीक है, कलर चेंज हो गया इसका। फिर हमने इससे 10 मिलीलीटर निकाल कर नेक्स्ट में डाल दिया, फिर नेक्स्ट वापस इसमें 10 मिलीलीटर निकाल के इसमें अंदर और डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया। ये प्रक्रिया हम करते गए, लेकिन कलर है अभी भी क्या आ रहा है, इसका रंगीन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा हल्का हो गया लेकिन फिर भी कलर क्या है, रंगीन है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इस क्रियाकलाप करने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस क्रियाकलाप से हमने क्या सीखा। ठीक है, जल में हमने नमक डाला तब तो हमें पता चल गया कि पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। इस क्रियाकलाप करने का हमारा क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों आगे हम वही देख लेते हैं कि इस क्रियाकलाप का हमारे पास क्या अर्थ निकल के आया। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर को भी रंगीन हो सकता है। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट की छोटी सी मात्रा है दोस्तों, वो क्या हो सकती है कि 1000 लीटर को भी रंगीन कर सकती है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकला कि पोटेशियम मैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, ये कण है वो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। अंततः दोस्तों इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे, इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण है ना, वो एक स्थिति में आकर इस प्रकार हो जाएगा कि इससे छोटे कण और नहीं होंगे। ठीक है, इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो पोटेशियम मैग्नेट के छोटे छोटे कण है ना दोस्तों, वो एक स्थिति के बाद में सबसे छोटे स्थिति में आ जाएंगे, यानी उससे छोटी स्थिति है और नहीं इसकी हो पाएगी। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 मिलीलीटर डेटोल भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 मिलीलीटर डेटोल लेकर भी आप ये एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जिसमें आपकी डेटोल को महक है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों एक नोट दिया गया है, स्पेशल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पदार्थ के जो कण है वो छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमने पोटेशियम पर 2 या 3 क्रिस्टल लिए और वो 1000 दोस्तों लीटर पानी के अंदर घुल गए। ठीक है, 1000 लीटर पानी को उन्होंने रंगीन कर दिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसके कण है वो कितने छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया कि पदार्थ के कण है वो कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों क्रियाकलाप में आपको साथ साथ में अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई चीज़ है वो रटे नहीं। ठीक है, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये समझना बेहद आवश्यक है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। सबसे पहले दोस्तों हमने क्रियाकलाप किया था जिसके अंदर हमने पानी के अंदर नमक या शर्करा मिलाई थी या डेटोल या पोटेशियम परमंगनेट क्रियाकलाप किया था। ये कण है पानी में समान रूप से सभी में पानी में पूरे पानी में समान रूप से मिल गई। इसी प्रकार जब हम चाय कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के एक कण दूसरे कणों के रिक्त स्थानों के अंदर क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच के अंदर पर्याप्त है वो रिक्त स्थान होता है। ठीक है, हमने पानी लिया था, पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी थी, चीनी हमने मिलाई तो चीनी मिलाती वो दोस्तों क्या हो गई, पूरा हिलाने के बाद में चीनी गायब हो गई। ठीक है, तो ये इससे बाहर तो गई नहीं चीनी, तो चीनी क्या है, पानी के अंदर ही मिल गई। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो पानी है, ठीक है, पानी यानी जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच के अंदर क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, पर्याप्त स्थान होता है जिससे दूसरी वस्तु इसके अंदर आ सकती है। अब ये कितनी किस मात्रा में आ सकती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये नोट कर लेना है कि पदार्थ के कणों के बीच के अंदर पर्याप्त स्थान होता है जिससे वो दूसरे पदार्थ को भी समावेशित कर सकते हैं। ठीक है, ये पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के अंदर पहला गुण हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, तो पदार्थ का एक गुण हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल पूछे तो आपको जो पहला क्रियाकलाप है वो बता दीजिए, या ये क्रियाकलाप है ये भी आप बता दीजिए, ये दोनों ही इसी के एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या वाक्य में ऐसा होता है? चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यानी इसका भी क्रियाकलाप हम करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं कक्षा रूम के अंदर आपको कोने के अंदर एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। अब आपको क्या करेंगे, इस अगरबत्ती की सुगंध क्या आपके पास आएगी? नहीं आएगी। आपको इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया, आप फर्स्ट स्टेप ये करिए। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, इस अगरबत्ती को आप जला देना। जलाते इसकी सुगंध क्या हो जाएगी, पूरे घर के अंदर ये इसकी सुगंध है वो हो जाती है। ठीक है, आप जैसे ही अगरबत्ती जलाते हैं इसकी खुशबू पूरे घर के अंदर आ जाती है। तो इससे हम क्या नोट करते हैं दोस्तों कि जो पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। किस प्रकार कितने होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला अपना क्रियाकलाप क्या है, 1.4 है कि आप जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से आपको 1 बूंद लाल या नीली शहद डाल दे और दूसरे के अंदर आपको शहद डाल देना है। हमने 2 गिलास लिए है ना, उसमें से 1 गिलास के अंदर हमें लाल या नीली शहद डाल देनी है, 1 गिलास के अंदर हमें शहद डाल देना है। इनको अपने घर या कक्षा में एक कोने में रख दें। फिर इससे आप क्या रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, उपयोगी है, तो आप लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो परीक्षण हम कर रहे थे इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो चाय की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के बाद में आपने क्या नोट किया, चाय का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे का टाइम लेता है, ये आपको नोट करना है। इस दोस्तों क्रियाकलाप से क्या रिजल्ट आता है वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यह भी क्रियाकलाप मैं आपको बता रहा हूँ, आगे इसका क्या रिजल्ट आता है, कैसे आता है, कंप्लीट डिटेल हम वो भी चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि पदार्थ के कण है वो गतिशील होते हैं, वो चल रहा था, उसी के अंदर हम क्रियाकलाप है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1.5 क्रियाकलाप है कि एक गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में, ठीक है, एक गिलास आपको गर्म पानी लेना है, दूसरा एक गिलास है वो आपको ठंडा पानी लेना है। इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक रख दें। ठीक है, आपको हिलाना नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। जैसे यानी आपको हमने गिलास के अंदर एक क्रिस्टल डाला तो आपको वेट करना कि आपके पूरा नीचे जाकर इसके सतह के अंदर बैठ जाए। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होगा, इससे ठोस द्रव्य के कणों में क्या पता चलेगा, क्या तापमान के साथ मिश्रण होने पर दर इसकी बदलती है, क्या, कैसे और क्यों होता है। ये क्रियाकलाप हमने किया कि हमने 2 गिलास लिए, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला,
ठीक है, इसके बाद में क्या रिजल्ट आता है वो भी दोस्तों हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो हमने क्रियाकलाप किया है 1.3, 1.4, 1.5 इनसे अब क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम अब चर्चा कर लेते हैं। इन दोस्तों सभी निष्कर्ष से हमने जैसे मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, ठीक है, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है ये निष्कर्ष अब डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हम कोई मिठाई बनाते हैं, ठीक है, हलवा हो गया जिसकी सुगंध वो काफी समय तक काफी दूर तक फैल जाती है। जैसे दोस्तों उसको हम बनाते हैं तो जैसे जितना गर्म होता है ना उतनी दूर तक इसकी सुगंध है वो फैलती है। ये सुगंध है गर्म होने पे इसकी सुगंध क्यों जाती है, ठीक है, इसका कारण यही है कि जो पदार्थ गर्म होते हैं ना इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो ये इनके क्या है, गतिशील कण है वो गतिशील होंगे, तो ये इनकी काफी दूर तक ये सुगंध है वो चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है, ठीक है, एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ये दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमने जल के अंदर आपकी जो चीनी या नमक डाला था वो एक दूसरे के अंदर मिल गया, तो इससे हमने क्या निकाला कि कण है जो कणों में रिक्त स्थानों के कारण एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यहाँ पे मिश्रण की एक परिभाषा आई है कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चला कि गर्म करने पर विसरण है वो तेजी से होता है। ऐसे क्यों होता है ये भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लाइक करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी है वो बिल्कुल भी मत करना। तो ये दोस्तों हमने देख लिया कि गतिज ऊर्जा यानी कि जो वस्तु को हम गर्म करते हैं पदार्थ को, तो इनकी जो गंध है वो दोस्तों काफी दूर तक जाती है, यानी जो इनकी जो स्मेल है वो काफी दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है कि इनकी गतिज ऊर्जा के कारण, पदार्थ की गतिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। कर लेते हैं पदार्थों के अभिलाक्षणीय गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को वाकई में आकर्षित करते हैं? इसमें दोस्तों क्रियाकलाप लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्रियाकलाप है कि एक खेल के एक मैदान में हमें 4 समूह बना लेते हैं, ठीक है, अलग अलग है दोस्तों का हमने एक खेल के मैदान के अंदर 4 समूह बना लिए। इसमें से पहला समूह के अंदर जो हमें नर्तक है उनको एक दूसरे के पीछे ना इस प्रकार दोस्तों आपको हाथ पकड़ लेना है, ठीक है। या आपको जिस क्रम में हाथ एक दूसरे में पकड़ रखा है, ठीक है, हाथ डाल रखा है, उसी प्रकार इनमें हाथ से पकड़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4 समूह हमने लिए। दूसरे समूह में एक दूसरे के क्या सिर्फ आपको श्रृंखला के अंदर आपको हाथ पकड़ने हैं, ठीक है। तीसरा समूह केवल उंगली के एक सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लेनी है। अब चौथा समूह क्या करेगा कि उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा। हमने 4 समूह लिए ना, पहला समूह तो हमने इस प्रकार, ठीक है, पकड़ा है, ठीक है। दूसरे में एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं उन्होंने, ठीक है। तीसरे समूह में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अंगुली का टच किया है। अब चौथा समूह क्या करेगा कि आएगा और इन चारों को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा समूह है वो जल्दी टूटेगा, ठीक है, किस समूह को तोड़ना आसान होगा, साथ ही क्यों होगा। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को एक पदार्थ का कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्रियाकलाप हो गए। इस क्रियाकलाप का क्या रिजल्ट आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम एक क्रियाकलाप और लेते हैं। इस क्रियाकलाप के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक लोहे की कील लेंगे, एक चौक का टुकड़ा लेंगे और एक आपका रबर बैंड ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन पर हम हथौड़ा मारेंगे या काट कर चीर कर इनको भंगूर यानी इनको जितना हो सकता है ना एकदम छोटा छोटा करने की कोशिश करेंगे। इन तीनों में किस से कण में अधिक बल से एक दूसरे के कण है वो जुड़े हुए हैं, यानी कि जो कील है,
चोक है या रबड़ बैंड है, इनमें किसके कण है वो एक दूसरे से मतलब अधिक बल से जुड़े हुए हैं, यानी किसको हमें तोड़ने पे, भंगुर करने पे ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता हो रही है, ज्यादा हमें समय लग रहा है। ठीक है, अब आपका क्रियाकलाप, एक और क्रियाकलाप है 1.8 है। ये क्या है कि एक थाली में जल लेकर उसे अंगुली से आपको काटने का प्रयास करना है। ठीक है, थाली के अंदर आपको जल लेना है, उसे अंगुली से काटने का प्रयास करना है। क्या जल की सतह कटती है? क्या जल की सतह न कटने का क्या कारण है? यानी एक थाली है, इसके अंदर पूरा जल है, क्या आपने ऐसी अंगुली फेरी तो क्या ये जल दोनों तरफ डिवाइड हो गया? क्या कट गया? क्या ये वापस नहीं आया? क्या एक दूसरे पे मिला नहीं? क्या आप वापस फेरिए, ये वापस जल यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यानी जल कटता थोड़ी, आप ऐसे काटोगे तो। ठीक है, न कटने के पीछे क्या कारण है? अभी हमने तीनों क्रियाकलाप किए, यहाँ पे इनका रिजल्ट है कि भाई ये इतना क्रियाकलाप की किस कारण की, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला। इससे तीनों क्रियाकलाप हमें सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, अब हमने ये क्रियाकलाप किया था, इससे क्या अर्थ निकला है कि पदार्थ के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है। यह बल है जो कार्य करता है, वो बलों को क्या करता है? कणों को एक साथ रखने की कोशिश करता है। यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, आपका फोन है, ये काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था। दोस्तों फोन का मैं एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये फिलहाल प्रोजेक्ट है जिससे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ताकि आप जल्दी समझ जाएं। आपका फोन है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन गार्ड है ये भी आपके छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये छोटे छोटे कण बिखरते क्यों नहीं है, अलग अलग टूट के क्यों नहीं पड़ जाते हैं? ठीक है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे इनके मध्य क्या होता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य है वो प्रत्येक पदार्थ के अंदर अलग अलग हो सकता है। ये एक अलग अलग बात होगी। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर करके हम वीडियो को आज यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट हम पदार्थ की अवस्थाओं से वापस से नेक्स्ट क्लास हम शुरू कर लेंगे। आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, फर्स्ट आपका इनमें से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से पदार्थ हैं? अब भाई कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध है, गणना है, बादाम, विचार, शीत है, नींबू, ठीक है, नींबू पानी, इत्र की सुगंध है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन से पदार्थ हैं। ज्यादातर दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से इनमें से पदार्थ होते हैं, क्यों पदार्थ होते हैं। पहले हम बात करें जो आपकी कुर्सी है, ये भी दोस्तों आपका पदार्थ होगा। वायु की हम बात कर चुके हैं, वायु भी आपका पदार्थ होगा। स्नेह है, जो प्यार होता है, वो दोस्तों आपका पदार्थ नहीं होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, इसका कोई आकार, रंग, रूप कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें गंध। ठीक है, गंध भी दोस्तों वायु के अंदर ये आपकी जो गंध होती है, स्मेल होती है। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों? इसमें कुछ कण होते हैं। ठीक है, तभी तो ये गति के साथ वायु में मिलती हुई दोस्तों ये चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी गणना। गणना कोई भी पदार्थ नहीं है। बादाम आपका पदार्थ हो गया। विचार आपका कोई भी पदार्थ नहीं है। फिर आपका नींबू पानी, नींबू पानी भी दोस्तों आपका पदार्थ हो गया। और इत्र की सुगंध। ठीक है दोस्तों, इत्र होते हैं ना, वो तो आपका क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। लेकिन इत्र की सुगंध हो गया, ठीक है, ये आपका क्या होगा? पदार्थ है, नहीं होगा। गंध भी आपकी पदार्थ है, वो नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध है वो कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों इसका कारण हमने अभी डिस्कस किया था, यही एग्जाम्पल मैंने आपको देकर बताया था कि इसके पीछे क्या होती है? इसकी गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कई दूर तक फैलेगा। पदार्थों के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पदार्थों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होने के कारण ये गर्म होते हैं, तो इनमें दोस्तों गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये काफी दूर तक जाएंगे। काफी दूर तक जाएंगे तो खाने की हमें जो महक है वो कई दूर तक मिलेगी। जबकि जो खाना ठंडा होता है ना, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो इसकी महक लेने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ता है। तो इसका कारण है वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यानी जो इस प्रकार ये पानी में चलता है दोस्तों, पानी को हटाता हुआ गोताखोर चलता है। तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, यानी कौन सा गुण एक बार के लिए हट जाता है जब गोताखोर ये पानी काटता है? तो ठीक है, तो दोस्तों जो पदार्थ का भी हमने बात की थी, जो पदार्थ के अंदर आकर्षण बल होता है ना, ये आकर्षण बल क्या हो जाता है? वहां पे कम हो जाता है। तो इसका ये कारण हो जाएगा।
पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषता होती है। तो पदार्थ के कणों की हमने अभी ये पूरी की पूरी विशेषताएं हमने पढ़ ली है। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं, गतिज पदार्थों की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पदार्थ है दोस्तों ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी विशेषता मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहले ही बता चुका हूँ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये क्रियाकलाप हम पढ़ रहे थे, ये पदार्थ के कणों की जो पदार्थ की विशेषता उसी के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। जैसे पदार्थ के कण है वो एक दूसरे का आकर्षित करते हैं, ये भी क्या इस पदार्थ की विशेषता हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। आगे वाली क्लास के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे उम्मीद रहेगी कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।